हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से आज आप सबका स्वागत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दूसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने ग्रोथ को कम्प्लीटली पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ पीआईक्यूज किए थे, और उससे आगे आज हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ के बारे में तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या डोमेन्स होते हैं, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट का जो रियल अर्थ है, जो अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, कि कोई बच्चा अपने मानसिक, अपने शारीरिक यानी फिजिकल, अपने इमोशनल, अपने सोशल एस्पेक्ट्स में जो प्रोग्रेसिव चेंजेस लाते हैं, उसी से रिलेटेड है डेवलपमेंट। जैसे हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में जो चेंज होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन चारों में जो चेंजेस होते हैं इसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। और ये चेंजेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी क्रमिक होते हैं, लगातार चेंज होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ये एज इट इज मतलब सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस इन फिजिकल, सिर्फ फिजिकल रहे तो ग्रोथ, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, इन चारों एस्पेक्ट्स में जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। यानी विकास का अर्थ क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं में जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसे डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस यानी निरंतर, एंड गुणात्मक प्रक्रिया है। ग्रोथ क्या था आपका? ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव था। लेकिन जो ये डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस है, साथ साथ क्वालिटेटिव है। मतलब ये क्वांटिटेटिव तो है ही, फिजिकल की वजह से क्वांटिटेटिव तो है ही, साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और क्वालिटेटिव प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आपको मैंने बता ही दिया कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। यानी जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तभी से स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है? जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट होते रहते हैं। ये गर्भाधान से शुरू होता है तथा जीवन भर चलता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव एज वेल क्वांटिटेटिव चेंजेस। मैंने आपको बताया अभी कि जो सिर्फ क्वांटिटेटिव होते हैं वो ग्रोथ होते हैं, और जो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं। इट इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस अलाइंग विद द फिजिकल ग्रोथ। इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ इसमें मेंटल यानी मानसिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, और सोशल यानी सामाजिक चेंजेस भी होते रहते हैं। इसमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। आई होप प्रिंसिपल्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट का प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम लोग।
डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव को हम लोग हॉलिस्टिक भी बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। विकास जो एक सर्वांगीण प्रक्रिया है। ये वर्ड सर्वांगीण जो है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव, इसको हॉलिस्टिक भी कभी कभी आ जाता है। एक सर्वांगीण प्रक्रिया मतलब इसमें क्या होता है कि ये इसमें इंक्लूड्स करता है, ये किस किस को, फिजिकल को इंक्लूड करता है, कॉग्निटिव को इंक्लूड करता है, इमोशनल को करता है, सोशल को करता है, साथ साथ इसमें मोरल को भी इंक्लूड करता है, यानी हमारी क्या नैतिकता है। मोरल मतलब नैतिक, और लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी। यानी डेवलपमेंट जो हॉलिस्टिक है, किस किस का, फिजिकल का, यानी इस हॉलिस्टिक मतलब पूरा सब मिला के एक साथ, जिसको हम सर्वांगीण कहते हैं हिंदी में। फिजिकल का, कॉग्निटिव का, इमोशनल का, सोशल का, मोरल का, लैंग्वेज के, सारे डेवलपमेंट का एक क्या है, सर्वांगीण प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई विकास का शामिल है। तो इन सब शामिल करके हमें क्या कहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी हॉलिस्टिक है, जिसको हम लोग सर्वांगीण कहते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज द सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी क्रम का पालन। सीक्वेंशियल मतलब क्रम का पालन, मतलब कोई डेवलपमेंट जो है किस चीज को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में होने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, यानी बैठना सीखता है। इसके बाद क्रॉलिंग, यानी रेंगना सीखता है। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, फिर स्टैंड मतलब खड़ा होना सीखता है। इसके बाद वॉकिंग, यानी टहलना सीखता है। फिर इसके बाद वो रनिंग, यानी दौड़ना सीखता है। मतलब ये क्या है, एक ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पहले खड़ा होना सीख जाएगा, उसके फिर बाद तब वो बैठना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा, उसके बाद फिर वॉक करना, ऐसा कुछ नहीं। एक क्या है, एक ऑर्डर में होता है। यानी कोई भी, चाहे कोई भी बच्चा रहे, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस हर बच्चे में होता है, वो सही है, लेकिन कोई बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बावजूद भी हर बच्चा क्या करता है, इस ऑर्डर को फॉलो करता है। चाहे उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट का पेस कुछ भी हो, कोई भी बच्चा रहेगा वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। चाहे पहले वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉलिंग सीखेगा, यानी वो रेंगना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, तब वो टहलना सीखेगा, यानी चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो ये जो ऑर्डर होता है, ये हमेशा हर बच्चे के लिए फिक्स होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो वही कह रहा है यहाँ कि डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। विकास जो है एक निश्चित क्रम का पालन करता है। जैसे अ चाइल्ड फर्स्ट सीट, कोई भी बच्चा जो होता है वो क्या करता है, पहले बैठता है, देन क्रॉल्स, फिर वो रेंगता है, देन स्टैंड्स, फिर वो खड़ा होता है, देन वॉक्स, फिर वो चलने लगता है। कोई बच्चा ये क्या करता है, इस ऑर्डर को फॉलो करता है। हर बच्चा इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट फॉलोज द सीक्वेंशियल, मतलब विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। अगर आपको मैं प्रिडिक्टेबल का मीन्स बता दूं, कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसको हम लोग अपने भाषा में इसको अंदाजा भी कहते हैं, प्रिडिक्टेबल को। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है, मतलब इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगा सकते हैं वो बताता हूँ। कोई बच्चा है, अगर वो बैठ रहा है
तो इसका हम आगे से हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसका अनुमान तो लगा लेते हैं कि अब बैठने के बाद ये बच्चा रेंगना शुरू करेगा। ये तो अंदाजा ही तो लगाते हैं, अनुमान ही तो लगाते हैं। फिर क्रॉलिंग के बाद हम ये क्या अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा अब खड़ा होना शुरू करेगा। फिर इसके बाद हम अंदाजा लगाते हैं बच्चा अब खड़ा हो रहा, तब ये चलना शुरू करेगा। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, क्या है, ये हम प्रिडिक्ट ही तो करते हैं, यानी अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, एक प्रिडिक्टिव है, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बच्चा अभी अगला कौन सा स्टेज मतलब क्या करने वाला है। द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड, द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये हर बच्चे के लिए ये क्या होता है, इस पैटर्न, ये पैटर्न सेम रहता है। विकास का सामान्य क्रम सभी बच्चों के लिए समान होता है, मतलब इस पैटर्न को सब बच्चा फॉलो करते हैं और सब बच्चे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का क्या होता है, रिजल्ट होता है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। सिर्फ विकास अगर हेरिडिटी पे निर्भर नहीं करता है या सिर्फ इन्वायरमेंट पे निर्भर नहीं करता है, और ये दोनों को मिलाकर इसका रिजल्ट देता है। यानी कोई बच्चा हेरिडिटी, कोई बच्चे का अगर हेयर कलर अगर वाइट है तो मे बी उसको जीन्स के थ्रू आया होगा, यानी हेरिडिटी के थ्रू से आया होगा। या कोई बच्चा इन्वायरमेंट, सही इन्वायरमेंट उसको नहीं मिला होगा, सही एयर नहीं होगा, एयर में पॉल्यूशन मिल गया होगा, या इन्वायरमेंट में सही टाइम वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा, तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सही होगा, सही डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों का क्या होता है, बोथ both heredity and environment, it is a result of both heredity and environment। न सिर्फ हेरिडिटी का होता है, न सिर्फ इन्वायरमेंट का होता है, ये दोनों का होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये आपको सेम टू सेम स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, पीवाईक्यूज में। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट। जैसे ग्रोथ में इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, सेम उसी तरह डेवलपमेंट भी एग्जिस्ट करता है, कि हर बच्चे की जो डेवलपमेंट होते हैं इसकी डिफरेंट पेस होती है, मतलब इसकी अलग अलग पेस से ये डेवलप करते हैं। कोई बच्चा कुछ इस पेस से कर रहा है तो कोई बच्चा इसका डिफरेंट पेस से डेवलप कर रहा होगा, यानी हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है। एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन पेस, हर बच्चा अपनी पेस के साथ डेवलप करता है, अपनी गति से विकसित होता है। यानी डेवलपमेंट कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को फॉलो करता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। आगे आपको पढ़ाऊंगा कि डेवलपमेंट के चार डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, एक इसमें आपको फिजिकल पढ़ाऊंगा, दूसरा कॉग्निटिव पढ़ाऊंगा, फिर सोशल, एंड देन
इमोशनल, ये चारों क्या होते हैं, ये डोमेन्स होते हैं किसके, डेवलपमेंट के। और वहाँ क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव से रिलेट करते हैं, कॉग्निटिव कहीं ना कहीं सोशल से रिलेट करते हैं, और सोशल कहीं ना कहीं इमोशनल, यानी ये चारों के चारों जो हैं आपस में रिलेट करते हैं। अब वो रिलेट कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। कोई बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, यानी मान लेते हो उसका न्यूट्रिशन वो सही नहीं ले रहा है, सही खाना पीना नहीं खा रहा है, सही खाना पीना नहीं खा रहा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं आएगा तो उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सही सोच नहीं पाएगा, वो सही समझ नहीं पाएगा, वो सही समझ नहीं पाएगा तो सोशल डेवलपमेंट उसका सही नहीं हो पाएगा, उसका सोशल डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो उसका वो इमोशनल उसका डेवलपमेंट सही नहीं होगा, यानी ये ऑल आर इंटर रिलेटेड, ये सारे के सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, ये चारों के चारों जो है विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं अभी आगे से अब हिंदी को नहीं पढ़ूंगा, मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ, बाकी ये पीपीटी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब कोई बच्चा है, मान लेते हैं पेन है, A child first learns general movements, then specific and control actions. बच्चे पहले नॉर्मल किया करता है, फिर उसमें अपने आप को कंट्रोल करता है, और फिर उस पे अपने को कंट्रोल करके सीखता है। A child first learn जनरल मूवमेंट्स, कोई भी बच्चे हैं जो पहले क्या करते हैं, सामान्य क्रिया करते हैं, जनरल मूवमेंट्स करते हैं, तब वो फिर अपने स्पेसिफिक की ओर बढ़ते हैं और अपने उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो होता है, मैच्योरेशन, आप अपने समाज में सुनते होंगे, तुम मैच्योर हो गए हो, तुम तो अब मैच्योर हो गए हो, अब खुद अपने बारे में सोचो, तुम्हें आगे क्या करना है, तुम मैच्योर हो गए, अब तुम बच्चे नहीं रहे, ये सारे के सारे बात कहते हैं। तो मैच्योर होने का मतलब, मैच्योर होने से डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस, जब भी बच्चा मैच्योर हो जाता है उसमें काफी डेवलपमेंट होता है। बच्चा लर्निंग, लर्निंग में जब हम अगर स्कूल जाते हैं तो वहां से कुछ सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो उसमें हमारा विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो लर्निंग इज द डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग एंड मैच्योरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मैच्योर होने से भी हमारा डेवलपमेंट होता है, और कहीं हम कुछ कहीं से कुछ सीखते हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल हो, कहीं से भी हम इन्वायरमेंट से, अपने सोशल से समाज से सीखते हैं, तो वहां से भी हमारा डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, बाय मैच्योरेशन एंड लर्निंग। क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अंडरलाइन किया हुआ नॉट, ध्यान रखिए, कभी आप लोग जल्दीबाजी में इसमें गलती करते हैं, नॉट को भूल जाते हैं। नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, हर बच्चा अपने अलग अलग रेट से, अपने अपने अलग अलग पेज से डेवलप करता है, बिल्कुल, ये तो उसका प्रिंसिपल है। ये हमें नहीं वाला पूछा है तो ये एलिमिनेट कर देंगे इसको। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, डेवलपमेंट रिलेटिवली ऑर्डरली होता है, ये भी तो होता है डेवलपमेंट, हमको नहीं वाला पूछा है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विकास एक अवधि में धीरे हो जाता है, बिल्कुल, हर स्टेज पे पेस क्या होता है, सेम नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है। बच्चा जब इन्फेंसी में रहता है, इन्फेंसी स्टेज में, तो उसका
रेट हाई रहता है। फिर चाइल्डहुड में आता है तो उसका स्लो हो जाता है। फिर जब टीनेज में आता है तो फिर काफी उसका हाई हो जाता है। तो अलग अलग स्टेज में उसका क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंस। तो ये भी सही बात है, लेकिन हमें नॉट वाला पूछा तो ये नहीं होगा, बचा कौन। इच एग्जैक्ट कोर्स द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसका डेवलपमेंट फिक्स कर दिया जाता है, नहीं बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। तो यही होगा हमारा सही आंसर। द स्टेटमेंट अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम जनरल इन फंक्शन एंड देन फाइंस ट्यून इन स्पेसिफिक। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। कोई बच्चा पहले क्या करता है, जनरल सामान्य क्रिया करता है, फिर वो एक विशिष्ट की ओर बढ़ता है, स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बीइंग कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस वाला प्रिंसिपल नो। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बीइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बीइंग एंटायरली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। सिर्फ हेरिडिटी, पहली बात तो है सिर्फ हेरिडिटी पे नहीं रहता है, बहुत हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आपको मैंने बताया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, क्या प्रिंसिपल डेवलपमेंट का कोई भी प्रिंसिपल एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट से अनअफेक्टेड रहता है, एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं रहता है, बिल्कुल ये बात गलत है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बीइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये क्या एक प्रिंसिपल है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, which of which principle states that development is modifiable, modifiable मतलब चेंजेबल, जिसको हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास संशोधित, उसको हम अमेंडेबल भी कहते हैं, जो जिसको चेंज किया सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस, वो कह रहा है। प्रिंसिपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब वो कहता है कि फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल ये सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपके पीवाईक्यूज ही हैं। द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को का स्टडी का बेस्ट मेथड कौन सा है। स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें तो हम डाटा का स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल मेथड, कंपेरेटिव मेथड, क्या दो बच्चे को कंपेयर करके उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, नो। साइको एनालिटिक मेथड, नो। साइको एनालिटिक हम लोग अडल्ट वगैरह के माइंड की स्टडी करते हैं। इस तो लास्ट बचा कौन, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल मेथड। आपको मैंने शुरू में बताया है कि आपको सीटेट में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। कौन सही है ये मैंने ढूंढा है, कौन नहीं हो सकता, कौन गलत है, उसको पहले हमें ढूंढना है। और जब हम गलत को छाट देंगे तो ऑटोमेटिकली हम सही की ओर बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। हम तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट तो पढ़ लिए। अब डोमेन्स, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, चार डोमेन्स होते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फोर्थ इमोशनल। ये चारों के चारों क्या होते हैं, हमारे डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक एक करके सारों को पढ़ते हैं हम। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी बच्चा कैसे बढ़ता है,
अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, इसी के बारे में हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। कोई बच्चा अपने बॉडी को कैसे बढ़ता है, उसका बॉडी कैसे बढ़ता है, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, इसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। इट मीन्स हाउ अ चाइल्ड बॉडी ग्रोज, किसी बच्चे का बॉडी कैसे ग्रो करता है, स्ट्रोंगर एंड लर्न्स टू मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, और अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। इसका अर्थ होता है बच्चा शारीरिक रूप से कैसे बढ़ता है और अपने शरीर को संतुलित व नियंत्रित करना सीखता है। इसी को हम लोग डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के? एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है मोटर डेवलपमेंट। तो दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। ग्रोथ क्या होता है? अब ग्रोथ को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया कि इंक्रीज इन फिजिकल साइज, शेप, वेट, etc, जो जो हमें क्या करता है, डायरेक्ट चेंज होते हुए दिखता है। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट एंड साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई, वजन और आकृति में जो वृद्धि होता है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ये तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? यानी गतिशील विकास। डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड कंट्रोल ओवर मसल्स, हम अपने मांसपेशियों का प्रयोग और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता का विकास करते हैं। यानी हम अपने मसल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? गतिशील विकास कहलाता है। मतलब शरीर के अंगों को नियंत्रित करने की क्षमता का विकास ही क्या कहलाता है? गतिशील विकास कहलाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को हम लोग हिंदी में स्थूल मोटर विकास कहते हैं और फाइन मोटर डेवलपमेंट को हम लोग सूक्ष्म मोटर विकास कहते हैं। अब इन दोनों को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यूट्यूब में इतना डिटेल में आपको क्लास नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यानी स्थूल मोटर विकास। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं किसको? जब हम अपने बॉडी के लार्ज मसल यानी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं अपने कंट्रोल के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थूल मोटर विकास यानी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट मीन्स यूज ऑफ लार्ज मसल, जैसे हमारे आर्म्स का, पैरों का, बॉडी का बिग, और इसमें क्या होता है? बिग बॉडी मूवमेंट है, मतलब बॉडी का काफी मूवमेंट होता है। स्थूल मोटर विकास का अर्थ होता है शरीर की बड़ी मांसपेशियां, हाथ पैर शरीर का प्रयोग और बड़े शारीरिक आंदोलन, सॉरी ये आंदोलन नहीं होगा, मूवमेंट्स यानी हिलना डुलना, बॉडी इसमें काफी हिल डुलता है। तो मूवमेंट्स में यह आंदोलन वो दूसरा आंदोलन है। अब इसका एग्जांपल, यानी हम लोग अगर बैठते हैं इसमें लार्ज मसल का यूज होता है। रेंगते हैं तो हमारे बॉडी के लार्ज मसल यूज होते हैं। स्टैंडिंग, वॉकिंग, चलते हैं दौड़ते हैं तो, जब कूदते हैं जंपिंग, थ्रोइंग और कैचिंग अ बॉल, जब किसी बॉल को हम लोग चाहे तो फेंकते हैं या फिर कैच करते हैं तो उसमें हमारे, जैसे अब कैच ही करते हैं तो हमारे पूरे पाम का यूज, मतलब पूरा हथेली का यूज होता है, लार्ज मसल का यूज होता है। जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो हमारे बड़े बड़े मसल्स का यूज होता है। जब भी हमारे बड़े बड़े मसल्स का यानी लार्ज मसल्स का यूज होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। आई होप ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्लियर हो गया। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये बच्चे इस डॉल के साथ खेल रही है, ये बच्ची, तो इसमें इसका हाथों का यूज हो रहा है, बॉडीज का यूज हो रहा है, बॉडी का यूज कर रही है। यहाँ ये अपने बॉडीज का यूज, मतलब लार्ज मसल्स का यूज कर रही है, तो ये कहलाएगा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अब इसका इम्पोर्टेंस, आपको यूट्यूब में आपको बहुत सारे लेक्चर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको ग्रोस मोटर डेवलपमेंट तो पढ़ाएगा नहीं, अगर पढ़ा दिया तो आपको उतना ही तक पढ़ाएगा। आपको इसका, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ये अब आपको बताता हूँ।
पहला, हेल्प्स इन बॉडी स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। ये हमें क्या करता है, बॉडी को मजबूत बनाता है और हमें फिटनेस रखता है। पता भी तो चलना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, इस तरह का विकास होने से हमारे क्या क्या फायदे हैं। वो हमें क्या करता है, बॉडी को मजबूत बनाता है और हमें फिटनेस रखता है। इम्प्रूव्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है और कोऑर्डिनेशन, मतलब दो चीजों को जब मिलाते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दो चीजों का एक साथ यूज होना, किसी के रेस्पेक्ट में किसी का यूज होना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये हमें क्या करता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाता है, यानी आत्मविश्वास लाता है। एंड इंडिपेंडेंस यानी खुद पर निर्भरता रखता है, मतलब आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और हमें खुद को इंडिपेंडेंस बनाता है। प्रिपेयर्स फॉर स्पोर्ट्स। ये हमें स्पोर्ट्स के लिए तैयार करता है। एंड आउटडोर एक्टिविटीज, जो हमें भी अपने हम घर से बाहर खेलते हैं वगैरह कुछ भी करते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज कहलाता है। ये हमें आउटडोर एक्टिविटीज के लिए तैयार करता है और साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए तैयार करता है। यानी खेल कूद हम अपने घर से बाहर जितनी भी सारी एक्टिविटीज करते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज कहलाती है। ग्रोस मोटर पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या पढ़े हम लोग, उसमें क्या करते हैं, अपने लार्ज मसल का यूज करते हैं, हाथ पैर, और इसमें बॉडी का बहुत मूवमेंट होता था ग्रोस मोटर में। लेकिन अब अगर फाइन पढ़ते हैं तो फाइन में क्या होता है, हम लोग स्मॉल मसल, छोटे छोटे मसल का यूज करते हैं। जैसे हाथ के फिंगर्स के कुछ हल्के से मसल्स का, और इसमें बॉडी का प्रीसाइज मतलब हल बहुत कम ही मूवमेंट होता है। सूक्ष्म मोटर विकास में शरीर की छोटी मांसपेशियां, विशेषकर हाथों और उंगलियों की मांसपेशियां का प्रयोग सूक्ष्म मतलब बहुत कम ही मात्रा में होता है और नियंत्रित कार्यों के लिए किया जाता है। आई होप, जैसे ये बच्चा, ये मोती है, इस मोती में धागा डाल रही है तो अपने फिंगर्स की मसल का यूज कर रही है और बहुत स्मॉल मसल का यूज कर रही है। ये बच्चा अपने फिंगर्स की हेल्प से इस छोटे से बॉल को अंदर डाल रही है, ये भी अपने क्या कर रही है, स्मॉल मसल का यूज कर रही है। तो लार्ज मसल ग्रोस मोटर इसमें हम लोग क्या करते हैं, लार्ज मसल्स का यूज करते हैं, यानी बड़ी मांसपेशियों का। जबकि हम लोग फाइन मोटर डेवलपमेंट में किसका यूज करते हैं, स्मॉल मसल्स का। जैसे यानी छोटी मांसपेशियों का। इसमें हम लोग किस, जैसे लेग्स का यूज करते हैं, हैंड्स का करते हैं, पाम्स का, आर्म्स का, इसमें हम लोग फिंगर्स, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स, यानी छोटी छोटी मसल का यूज करते हैं हम लोग। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई पेंसिल को पकड़ते हैं तो पेंसिल पकड़ने के लिए हम क्या फिंगर का यूज करते हैं और फिंगर की छोटी सी मसल का यूज करते हैं, या कैरियंस मतलब यानी कलरफुल पेंसिल्स, ये पकड़ने के लिए हमें छोटी मसल का यूज करना पड़ता है। राइटिंग और ड्राइंग, लिखने के लिए या कुछ ड्रॉ करने के लिए या चित्र बनाने के लिए हमें क्या छोटे छोटे मसल्स का यूज करना पड़ता है फिंगर्स में। बटनिंग क्लोथ्स, कपड़ों में बटन लगाना, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मसल्स का यूज करते हैं। यूजिंग सीजर्स, कैंची चलाना, ऑल्सो वी यूज स्मॉल मसल्स। टाइंग शू लेसेस, जूते के फीते बांधना, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल मसल का यूज करते हैं। एंड पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी भी छोटे चीज को हम लोग
उठाते हैं उसमें भी हम लोग स्मॉल मसल का यूज करते हैं। जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल मसल का ही यूज करते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नेसेसरी फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग इन स्कूल। ये क्या है, जब तक आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप ना कुछ लिख पाइएगा और ना ही कुछ ड्रॉ कर पाइएगा। किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए और या फिर राइट लिखने के लिए हमें क्या करना, फाइन मोटर डेवलपमेंट की नेसेसिटी है। इसको ना लिखना चीजें बनाने के लिए आवश्यक होता है। हेल्प्स इन डेली सेल्फ एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, इस सब चीज के लिए, खाने पीने के लिए, ड्रेसिंग के लिए भी हमें फाइन मोटर की जरूरत होती है। ड्रेसिंग के लिए आपको बटन लगाना है तो फाइन मोटर यूज करना होगा। ईटिंग, खाने के लिए फिंगर्स का यूज करना है। रोजमर्रा के कार्यों में improves hand eye coordination and concentration। अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यानी हाथ आंख का समन्वय। मान ले अब ये एक प्लेट है, इसमें कुछ खाना रखा हुआ है। आप अगर इसमें अपने हाथों से इस खाने को निकालते हैं और अब आपकी आंखें अगर बंद भी रहती है फिर भी आपके हाथ सीधे मुंह तक पहुंचते हैं। यही होता है हाथ आंख का समन्वय। आप अगर आंख खुली रहे या बंद रहे, इट डजंट मैटर, आपके हाथ आपके मुंह तक पहुंच जाती है। जिससे को हम लोग फाइन मोटर डेवलपमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। सपोर्ट्स ब्रेन, ये ब्रेन को सपोर्ट करता है, क्रिएटिव डेवलपमेंट, और हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कुछ नया करने के लिए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस थे इसके फाइन मोटर डेवलपमेंट के। अब कोई इन दोनों के कुछ रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या है, ग्रोस मोटर स्किल्स, और ये कुछ इधर फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर में हमने क्या बोले कि लार्ज मसल का यूज होता है, जैसे आर्म्स, लेग्स एंड ट्रंक का। और इसमें क्या होता है, स्मॉल मसल का यूज होता है। इसमें बिग बॉडी का बिग मूवमेंट होता है, इसमें बॉडी काफी मतलब मूव करता है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल होता है, हल्का सा मूवमेंट होता है बॉडी का। ये डेवलप अर्लियर, ये पहले डेवलप होता है, ये इसके बाद डेवलप होता है। यानी पहले आप बड़ी चीजों हाथों के पाम्स को यूज करते हैं। अगर आप मान लेते हैं, मान लेते हैं ये पेन ही है, तो किसी बच्चे को आप देते हैं तो ये बच्चा पहले क्या करता है, अपने पूरे हाथों के साथ इस पेंसिल को पकड़ता है। फिर जब उसके अंदर फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाता है तो वो क्या करता है, इसी पेन को फिर वो अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है। तो वही मैं समझा रहा था, इसमें क्या होता है, ये ब्रेन को एक्टिव करता है। और पहले क्या होता है, ये पूरे हाथ को यूज करता है, मतलब लार्ज मसल का यूज करता है। पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, पहले ग्रोस का हुआ, देन फिर वो 2 उंगली से पकड़ता है, यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट हुआ, तो ये लेटर हुआ और ये अर्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स, दौड़, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके, ग्रोस के। लिखना, कुछ कट करना, बटनिंग करना, ये सब क्या है, फाइन मोटर के एग्जाम्पल है। हेल्प्स इन बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, ये हमें क्या करता है, मजबूत बनाता है और नियंत्रित करने सिखाता है। और ये हमें क्या करता है, कंट्रोल एंड प्रिसीजन, ये हमारा हल्का सा मूवमेंट कराता है, ये हमें परफेक्ट की ओर लेके आता है। तो ये था हमारा ग्रोस एंड, यानी ओवरऑल इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी एक डोमेन जो था हमारा वो अभी कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है।
थैंक यू सो मच। फिर इससे आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर कंटेंट आपको सही लग रहा हो तो इसको लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे, और आपको टीचिंग मेथड सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर।